तो नमस्कार, जय हिंद, जय जवान। प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, पिछली क्लासेस में हमने जाना था अपना भारत शासन अधिनियम 1919, जिसके द्वारा हमने क्या देखा था कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हो गई थी, जो कि हमने भारत शासन अधिनियम 1919 में पढ़ा। और उसी के द्वारा ली आयोग की रिपोर्ट एक आई, जिसके द्वारा आज का यूपीएससी लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 1926 के द्वारा। आज हम देखने वाले भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ जो हमारा भारतीय संविधान है, जो मूल संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल्स मूल संविधान में है, तो उसमें से कम 250 प्लस आर्टिकल्स जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिए गए हैं। तो इतना अहम ये वाला जो भारत शासन अधिनियम 1935 हम पढ़ेंगे, वो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न अगर किसी अधिनियम में पूछे जाते हैं तो वो इसी अधिनियम से पूछे जाते हैं। और हमें अपने संवैधानिक विकास की दृष्टि से भी इस अधिनियम को अच्छे से जानना चाहिए। हम इसके सभी अनुच्छेद, सभी भाग, सभी अनुसूची तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ मेन पॉइंट जो बड़े स्तर पर इसमें चेंजिंग हुए थे उनको जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे साथियों, अगर भारत शासन अधिनियम 1935 की हम बात यहां पर करें तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का यह सबसे लंबा अधिनियम था। ब्रिटिश संसद द्वारा अब तक काफी सारे अधिनियम जो है वो पारित हो चुके हैं भारत शासन और भारत परिषद अधिनियम के नाम से। भारत शासन अधिनियम 1935 अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था और साथियों इसमें कुल अनुच्छेद 321 अनुच्छेद थे। भारत शासन अधिनियम मतलब ये भी एक संविधान की तरह ही एक किताब थी, जिसमें लिखित रूप से कानून और नियम बनाए गए थे भारत को शासन करने के लिए। इसमें कुल 321 अनुच्छेद थे और कुल 10 अनुसूची थी और कुल 14 भाग थे। तो इतना बड़ा ये अधिनियम था। इसके जो बड़े और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, जो बदलाव है जो इसमें हुए थे, उन पर हम बात कर लेते हैं। इसमें साथियों अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी कि हम अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। अखिल भारतीय संघ क्या कि भारत को एक संघ बनाएंगे जिसमें 11 प्रांत, जो उस वक्त पर 11 प्रांत थे जो उन पर ब्रिटिश शासित प्रांत थे, ये सब इन पर ब्रिटिश राज था। और 6 थे आपके कमिश्नरी क्षेत्र, ये भी ब्रिटिश शासित थे। तो 11 प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र ये इसमें जो है अनिवार्य थे कि ये तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, इसमें अखिल भारतीय संघ में। और जो आपकी 500 प्लस देसी रियासतें थी, 500 से ज्यादा जो आपकी देसी रियासतें थी, तो इन्होंने कह दिया था इस अधिनियम में कि आपकी इच्छा है, स्वेच्छा के आधार पर आप इस संघ में शामिल हो भी सकते हैं और अगर आप होना नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी हो सकते हैं। और इसी बात का विरोध किया था हम सब भारतीयों ने मिलकर के, जो उस टाइम पर हमारे इस आंदोलन को लेकर के चल रहे थे, भारत स्वाधीनता, भारत स्वतंत्रता आंदोलन को। इसी चीज का इन्होंने विरोध किया था कि ये तो ठीक है 11 प्रांत और 6 कमिश्नरी क्षेत्र, आप इनको अनिवार्य करें कि आपको तो शामिल होना ही होना है, लेकिन 500 रियासतों को जो आप कह रहे हैं कि आपकी इच्छा है होइए या मत होइए, ये नहीं चलेगा। हम भारत को अखंड भारत बनाएंगे और इसमें सभी रियासतें जो है वो ऐसे जुड़ेंगी जो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इसीलिए इसका काफी विरोध हुआ और ये जो भारत अखिल भारतीय संघ बनाने की बात थी तो ये नहीं बन पाया। किस बात से नहीं बन पाया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी के साथ प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में स्थापित किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। आप सभी जानते हैं द्वैत शासन क्या होता है, उसको समाप्त कर दिया गया और अब इसे केंद्र में स्थापित कर दिया गया। द्वैत शासन मतलब इसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय होते थे। आरक्षित विषय जो थे उन पर वायसराय और वायसराय की कार्यकारिणी नियम कानून विधि बनाती थी, और जो हस्तांतरित विषय थे उन पर वायसराय और भारत मंत्री मिलकर के नियम बनाते थे जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे, ठीक है। इतनी बात याद आ गई होगी जो अगर आपने पिछली वाली क्लास हमारी देखी। इसी के साथ इसमें जो एक बड़ा चेंजिंग हुआ था वो ये कि प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना। प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना हुई। विधानसभा और विधान परिषद जो आज चल रहे हैं, आज कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आप कहेंगे वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इसकी स्थापना यहीं से हुई थी 1935 से, ठीक है। इसके साथ शक्तियों का विभाजन 1935 के द्वारा हुआ। जो हम पढ़ते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उस वक्त पर राज्य तो थे नहीं, उस वक्त पर क्या थे, प्रांत।
तो संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का बंटवारा हुआ। संघ सूची में 59 विषय रखे गए, प्रांत सूची में 54 विषय रखे गए और समवर्ती सूची में आपके साथियों 36 विषय जो है वो रखे गए। और जो अवशिष्ट विषय थे वो सभी जो है वायसराय को दिए गए। अवशिष्ट विषयों पर नियम कानून बनाने की जो शक्ति थी वो वायसराय के पास थी। ठीक है साथियों, इतनी बात समझ गए होंगे। इसी के साथ साथियों इस अधिनियम के तर्ज पर ही 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 अन्य न्यायाधीश। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है कि 1937 में जब संघीय न्यायालय की स्थापना की गई तो उसमें कितने न्यायाधीश होते थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे आपके सीजे मॉरिस ग्वेयर, प्रथम न्यायाधीश। ठीक है साथियों, इतनी बात आप समझ लेंगे, बहुत अच्छी है। इसी के साथ साथियों आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935। इसी अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसी के साथ इस अधिनियम के द्वारा बिहार और उड़ीसा प्रांत का विभाजन कर दिया गया। अब तक बिहार उड़ीसा एक ही प्रांत था, लेकिन अब 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग अलग करके 2 नए प्रांत बना दिए, बिहार प्रांत और उड़ीसा प्रांत। इसी के साथ 1935 में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अब बर्मा एक अलग देश हो गया, वो भारत से अलग होकर, और बर्मा की सीमा से ही हट करके उड़ीसा जो है वो एक नया प्रांत बनाया गया 1935 में। ठीक है साथियों, ये बात हमने जान ली। पहली बार 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए। प्रांतीय मतलब कितने प्रांत हैं? 11 प्रांत। 11 प्रांतों में पहली बार प्रांतीय चुनाव कराए गए 1937 में, जिसमें कुल सीटें थी 1585। 11 प्रांतों की कुल सीटें थी 1585, जिस पर चुनाव कराए गए। और इनमें से क्योंकि 1909 के द्वारा ही मुस्लिमों को अप्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल जो है वो दिया जा चुका है, तो इसीलिए कुल 482 सीटें मुस्लिम आरक्षित सीटें थी। कुल 482 सीटें मुस्लिम आरक्षित सीटें थी, जिन पर मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं, जिसका जबरदस्त फायदा उठाया था मुस्लिम लीग ने। लेकिन अपने तमाम कैंडिडेट खड़े करने के बावजूद भी मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी। हालांकि कांग्रेस ने इसमें जीती 711 सीटें। 1585 में से कांग्रेस ने 711 सीटें जीती और 711 सीटें जीतकर कुल 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी बनाई। 5 प्रांत कौन कौन से थे जिनमें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार बनी? कांग्रेस पूर्ण बहुमत सरकार बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जिसे आज यूपी के नाम से हम जानते हैं। तो बिहार, उड़ीसा, मद्रास और मध्य प्रांत संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। ये 5 प्रांतों के नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाएगा। 3 ऐसे प्रांत थे जहां पर कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ गठबंधन करके, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी एक पार्टी थी, उसके साथ गठबंधन करके इन्होंने 3 अन्य प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। इन तीनों प्रांतों में कांग्रेस ने गठबंधन वाली सरकार बनाई। ठीक है साथियों, लेकिन साथियों ये जो सरकारें थी, ये सरकारें मात्र 28 महीने ही चल सकी। 28 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कांग्रेस ने अपने सभी प्रांतों के मंत्रिमंडल सदस्यों को इस्तीफा दिला दिया। कांग्रेस ने सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह क्या थी कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। तो 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वायसराय थे लिनलिथगो, और वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा कर दी कि इस युद्ध में भारतीय जो हैं वो हमारे साथ हैं, मतलब वो ब्रिटेन के साथ हैं। अब इस घोषणा से पहले भारतीयों से तो इस पर सलाह मशवरा किया नहीं गया। ठीक है, इस घोषणा से पहले भारतीयों से तो इसके बारे में पूछा नहीं गया कि भाई क्या आप हमारे साथ हैं या नहीं है। अपने मन से उन्होंने, क्योंकि वो भारत के उस समय वायसराय थे, 3 सितंबर 1939 को वायसराय लिनलिथगो ने ये घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जो है वो हमारे साथ हैं और वो ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। इसका जमकर के विरोध किया कांग्रेस पार्टी और भारत के सभी तमाम दलों ने, और इसी के विरोध की वजह से कांग्रेस पार्टी ने 8 के 8 प्रांतों से और सभी अपने मंत्रिमंडल सदस्यों को इस्तीफा दिला दिया।
ये इस्तीफा दिलाया था 22 अक्टूबर 1939 को। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने अपने सभी सदस्यों को बुलाया, एक संयुक्त कमेटी करी और उसके माध्यम से अब सरकार से इस्तीफा देने का फैसला लिया गया। इसके बाद साथियों 22 दिसंबर 1939 को इसी उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने। तो आप कहेंगे कि मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को बनाया था उसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि कांग्रेस जो है वो 8 प्रांतों से अपना इस्तीफा दे चुकी थी और मुस्लिम लीग अली जिन्ना ने कहा कि अब जो है आज से हमारा मुक्ति दिवस शुरू हो गया है। इसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। ब्रिटिश संसद अगस्त प्रस्ताव लेकर के आई और इसमें अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया था कि एक तो जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, संविधान बनाना क्या कहा गया कि संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। मतलब जो संविधान बनेगा तो अब उसे भारतीय स्वयं बनाएंगे। संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है, ये इसमें कह दिया गया। दूसरा इसमें कहा है कि भारत में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाने की बात की गई। ठीक है, भारत में कैसा शासन होगा? डोमिनियन स्टेटस। तो अब ये अगस्त प्रस्ताव की कुछ घोषणाएं थी। इसका मुस्लिम लीग और कांग्रेस कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी ने जम करके विरोध किया। क्यों? आप डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं। ये डोमिनियन स्टेटस कब मांगा गया था? इसकी मांग कब की गई थी? ये तो 1892 वाले उसमें की गई थी डोमिनियन स्टेटस की मांग। अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो इसीलिए इसका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसका क्या कर दिया? दोनों ने ही इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। दोनों ने ही इसका बहिष्कार कर दिया और कह दिया कि अब जो है भारत की पूर्ण आजादी से कम पर बात नहीं बनेगी। मतलब अब आप हमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस मतलब हम आंतरिक मामलों पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन हमारा जो किंग होगा, हमारा जो राजा होगा वो वायसराय ही रहेगा। ये था डोमिनियन स्टेटस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर बात जो है वो नहीं बनने वाली है, अब हम पूर्ण स्वतंत्रता ही लेकर के रहेंगे। ठीक है, इस समय 1940 के समय पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रखर नेता में गिनती जिनकी होती है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये अबुल कलाम आजाद हैं जिनको आपने देखा होगा सर पर टोपी, ऐसी दाढ़ी रखते हैं, थोड़ा सा लंबा पतला चेहरा है। वो मत समझ लेना भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो नहीं है। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने शुरू किया व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से यह शुरू किया गया। इस आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने। 17 अक्टूबर 1940 को इसे चलाया गया। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था कि इसमें एक तो लार्ड लित्गो की जो घोषणा थी, जो उन्होंने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय हमारे साथ रहेंगे, उसके विरोध में, और दूसरा जो आपका अगस्त प्रस्ताव आया था इसके विरोध में। इसके विरोध में यह व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति पैदल चल करके जहां वो होता था तो उस प्रांत के डीएम के पास, उस जिले के डीएम के पास जाता था और इनका विरोध दर्ज कराता था और इसमें अपनी गिरफ्तारी देता था। तो साथियों इसमें लिखेंगे, इसमें जो पहले व्यक्ति थे, इसमें जो पहले व्यक्ति थे जाने वाले और अपनी गिरफ्तारी देने वाले, तो फर्स्ट व्यक्ति जो थे वो थे आपके आचार्य विनोबा भावे। पहले व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। इसमें जो सेकंड पर्सन थे, जो दूसरे व्यक्ति हैं, वो है आपके पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो आपके इसमें थर्ड पर्सन है, एक बात ध्यान रखना, थर्ड पर्सन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी देने वाले
कौन थे? तो जो तीसरे हमारे व्यक्ति थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त। तो तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त जिन्होंने अपनी जाकर गिरफ्तारी दी थी। अब एक एक करके जा रहे हैं और गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन अब इस आंदोलन को थोड़ा सा और मजबूत करने की जरूरत थी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब एक एक करके मत जाइए, अब अपने साथ अनेक लोगों को लेकर के जाइए। तो फिर इसमें क्या हुआ कि काफी सारी संख्या में लोग चले और लोगों का नारा रहा दिल्ली चलो। अब डीएम ऑफिस पर जाकर के अपना ज्ञापन या गिरफ्तारी नहीं देनी है, बल्कि अब सीधा दिल्ली की तरफ चलना है। तो इसका नारा क्या रहा कि दिल्ली चलो। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो उद्देश्य था वो था कि बोलने की स्वतंत्रता हमें चाहिए, हम अपने हक अपने अधिकार में बोलना चाहते हैं, हमें हर जगह बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, ये इसका उद्देश्य था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। आज की क्लास बस हम इतना यहीं तक रखेंगे। इसके बाद आपका क्रिप्स मिशन आएगा। क्रिप्स मिशन में क्या घोषणाएं लाती हैं, उसको भारतीय किस तरह से अटैक करते हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद आएगी आपका वेवेल योजना आएगी, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो चर्चिल हट करके वेवेल बन जाएगा, और वेवेल योजना आएगी। उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन आएगा, जिसके द्वारा संविधान सभा की घटना की जाएगी 1946 में, और उसी के द्वारा भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और भारत को उसी कैबिनेट मिशन के द्वारा आजादी दी जाएगी। अगली क्लास में हम अपने भारत की आजादी तक चलेंगे और उसके बाद हमारा जो संविधान है, संविधान सभा का गठन हो जाएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी संविधान सभा को। उम्मीद है ये क्लास आपको काफी अच्छी लगी, काफी पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय जवान, नमस्कार।